हेलो एवरीबॉडी, मैंने 20 AC 10 का टेस्ट पेपर रिलीज़ कर दिया है। जिसको भी ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉटम की तरफ जाएंगे, उनको 20 AC 10 का लिंक दिखेगा। 324 वाले लिंक में क्लिक करोगे तो आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, और यदि आपको उस टेस्ट पेपर का सिर्फ मॉडल आंसर चाहिए तो 164 वाले लिंक में क्लिक करना। अब इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20 AC 08 के ग्रामर के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। रीराइट करना है, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स भी हो तो आप रीराइट करोगे। अब क्वेश्चन है, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन देयर इज वननेस ऑफ इंटरेस्ट, यूज इफ नॉट। अब जरूरी नहीं है इफ और नॉट को साथ रखो, जरूरी ये है कि जब आप रीराइट करो इफ नॉट यूज करके तो सेंटेंस की मीनिंग नहीं चेंज होनी चाहिए। सेंटेंस है, इंडिया एंड पाकिस्तान कैन प्रोग्रेस ओनली व्हेन देयर इज वननेस ऑफ इंटरेस्ट। इसकी मीनिंग क्या है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों तभी प्रोग्रेस करेगा जब दोनों का इंटरेस्ट कॉमन हो, वननेस ऑफ इंटरेस्ट। तो यदि वननेस ऑफ इंटरेस्ट होगा तो इंडिया एंड पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, और यदि वननेस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो इंडिया और पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो यदि वननेस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो नॉट भी आ गया, तो इसका आंसर इस तरह से होगा। तो इसका आंसर देखिए, इफ देयर इज नो वननेस ऑफ इंटरेस्ट, नो और नॉट लेकर आ गई मैं, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कांट प्रोग्रेस, तो मीनिंग भी चेंज नहीं हुई है। स्टूडेंट्स, एक आवाज भी आ रही होगी, नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी आवाज है। नेक्स्ट, आई हैड नो एंग्जाइटी एंड नो हाई एम्बिशंस, नीदर और नॉर। तो नीदर और नॉर यूज करोगे तो आपको दो चीज ध्यान रखना है। पहली चीज, नीदर के बाद यदि आप नाउन रखते हो तो नॉर के बाद भी नाउन रखोगे। नाउन और प्रोनाउन में कोई अंतर नहीं है, पता ही होगा आपको। नीदर के बाद अगर एडजेक्टिव होगा तो नॉर के बाद भी एडजेक्टिव, नीदर के बाद एडवर्ब तो नॉर के बाद भी एडवर्ब, तो ये पैरेलल चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज आप ध्यान रखोगे कि नीदर अगर आप शुरुआत में लेकर आ गए तो उसके बाद फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, इन्वर्जन यूज होगा, ये चीज ध्यान रखोगे। अगर नीदर बीच में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मैं ऐसे लिखूंगी, आई हैड नो की जगह मैं नीदर लिख दूंगी, नीदर एंग्जाइटी और फिर नॉर एम्बिशंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीदर के बाद एंग्जाइटी आया, ये नाउन फॉर्म है, और नॉर के बाद एम्बिशन आया, ये भी नाउन फॉर्म है, और नीदर को मैंने शुरुआत में नहीं रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरुआत में रखने से प्रॉब्लम होती है। याद रखना, कोई भी नेगेटिव वर्ड यदि आप शुरुआत में लेकर आते हो, जैसे नीदर है, नो सूनर है, नेवर है, ये सारा नेगेटिव वर्ड है, हार्डली है, ये सब अगर शुरुआत में आएगा तो आपका इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब, और इन्वर्जन क्या होता है? उल्टा ऑर्डर, वर्ब और सब्जेक्ट, ये उल्टा हो गया। तो जब भी नेगेटिव वर्ड शुरुआत में आता है तो फिर उल्टा स्ट्रक्चर बनता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब और फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगा इन्वर्जन में, ओके। नेक्स्ट, इट वॉज टफ बट इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग। तो इसमें हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है इस सेंटेंस को। अब हमें अच्छे से पता है, मैंने बहुत बार बताया है, बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि सिंपल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें फैन बॉयज कंजंक्शन होता है। फैन बॉयज, एफ फॉर, जिसका मतलब बिकॉज, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। और इसके अलावा पेयर कंजंक्शन जैसे नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ईदर और, ये सारे कंजंक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन है, वेयर, हु, व्हाई, बिकॉज, हुम, ऑल्दो, ये सारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। वेरी इजी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो आपको बस ध्यान रखना है, मीनिंग नहीं चेंज करोगे। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस आता है आपको सिंपल से कंपाउंड बनाना पड़ता है, अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, डिग्री चेंज होता है, उसमें आप मीनिंग नहीं चेंज कर सकते और टेंस भी नहीं चेंज कर सकते हो। स्पीच में कर सकते हैं मगर वॉइस में और जितना ट्रांसफॉर्मेशन है किसी में नहीं करोगे, सिर्फ स्पीच में टेंस चेंज होता है, बाकी किसी में भी टेंस नहीं चेंज होता है, ओके। इट वॉज टफ बट इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग, इसका मतलब टफ था किंतु सेटिस्फाइंग था, यही है। तो आप क्या करोगे, आप ऑल्दो यूज कर सकते हैं। टफ होने के बावजूद भी सेटिस्फाइंग था, टफ होने के बावजूद, तो बावजूद किसके साथ आ रहा है? टफ वाले सेंटेंस के साथ आ रहा है। तो टफ वाला सेंटेंस में हम ऑल्दो यूज कर देंगे। ऑल्दो इट वॉज टफ,
ओके अब आपने एक और चीज ध्यान रखना है, ऑल्दो लिख दिया या तो आप कॉमा दो, और कॉमा नहीं देना है तो इसके बदले येट दे दो। ओके ऑल्दो इट वॉज टफ बट, हाँ, और अगर आप बट यूज करते हो तो वो एरर है। ऑल्दो अपने साथ कभी भी बट नहीं लेता है, स्टिल नहीं लेता है, तो या तो आप येट लगाओ और या तो आप कॉमा लगाओ, इसके अलावा और कुछ आप नहीं लगा सकते हो दूसरे सेंटेंस में। येट इट वॉज इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग। ओके मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ। अब ध्यान रखना, इंटेलेक्चुअली लिखते वक्त स्पेलिंग की गलती नहीं करोगे, सेटिस्फाइंग लिखते वक्त स्पेलिंग की गलती नहीं करोगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स है एस को कैपिटल बनाते थे, मार्क्स नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप पुट करना होता है वो भी भूल जाते, इतने केयरलेस होते हैं और फिर बोलते हैं भाई मार्क्स क्यों नहीं मिल रहा है। द स्कूल हैड नो रेगुलर कैलेंडर, रीराइट एज एफर्मेटिव। अब एफर्मेटिव है तो इसका मतलब कि इसको हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है जिसमें नो नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट सपोज आपका असर्टिव सेंटेंस आता है तो असर्टिव सेंटेंस बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, दोनों तरीके से हो सकता है, मगर एफर्मेटिव पूछता है तो आपको पॉजिटिव भी लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है नो से, तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाने का बहुत सारे इसमें रूल्स हैं जो कि मैंने अपने बुक में बताया हुआ है डिटेल में, तो एक बार बुक में वो चैप्टर रेफर कर लेना। फिलहाल मैं इसमें आपको नॉर्मल सा रूल बता देती हूँ। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो रेगुलर को आप ऑपोजिट कर दो, तो रेगुलर का ऑपोजिट क्या हो गया, इरेगुलर, और यहाँ पे कैलेंडर लिख दो और नो को हटा दो, तो क्या होगा, द स्कूल हैड फिर एन इरेगुलर कैलेंडर। ओके एन लगाना है क्योंकि कैलेंडर सिंगुलर है, तो एन लगाओगे क्योंकि आई आया है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि आपको वॉबल की साउंड देखते हैं तब आपको एन लगाना होगा, जैसे एम एल ए आया तो ए ई ऊ ये सब साउंड दिखते हैं तो आपको एन लगाना पड़ेगा। ओके अनिरुद्ध रिस्पेक्टफुली टच्ड हिज वॉर्न कैप। अनिरुद्ध रिस्पेक्टफुली टच्ड हिज वॉर्न कैप। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। यानी रिस्पेक्टफुली का नाउन क्या है, रिस्पेक्ट, और जब एल वाई लग जाता है तो 95% केसेस में वो एडवर्ब होता है। ओके अब रिस्पेक्ट, अब अनिरुद्ध का अनिरुद्ध ही होगा तो मैंने अनिरुद्ध लिख दिया, फिर टच्ड लिख दिया, हिज, मैं अब यहाँ नीचे जा रही हूँ, हिज वॉर्न कैप विद रिस्पेक्ट, यहाँ से रिस्पेक्ट हटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ अनिरुद्ध टच्ड हिज वॉर्न कैप विद रिस्पेक्ट। अब टच पास्ट है तो यहाँ पे पास्ट ही लिखोगे, अनिरुद्ध का ए कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखोगे, कैप में सी स्मॉल है तो स्मॉल लिखोगे, कैपिटल नहीं लिखोगे, और लास्ट में फुल स्टॉप भी पुट करोगे। ऑल दिस इज बीइंग डन वेरी एफिशिएंटली एंड एट अ लो कॉस्ट। एक्टिव वॉइस, अब लिखा है कि एक्टिव वॉइस में बदलने, इसका मतलब है ये पैसिव वॉइस है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस हमेशा याद रखना टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। टेंस का स्ट्रक्चर का फॉलो करने का मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट में हमें पता है V1 और V5 आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमें पता है V4 आता है एम एस आर के साथ, पास्ट कॉन्टिन्यूस में V4 आता है वॉज वर्ब के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट टेंस में 3H प्लस V3 आता है, पता है हमें। तो ये टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करता है वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, और जो सेंटेंस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता है वो पैसिव वॉइस होता है। तो ऑब्वियसली टेंस के स्ट्रक्चर में कभी भी आपको ये वाला वर्ब नहीं दिखेगा BEING, तो ये बेसिकली पैसिव वॉइस है। अब हमें इसको एक्टिव वॉइस में करना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है चेंज द वॉइस, और बोलता ही नहीं कि एक्टिव में कि पैसिव में, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया है वो एक्टिव वॉइस का है कि पैसिव वॉइस का है। एनीवेज अब हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। अब एक्टिव से पैसिव करते हैं या हम पैसिव से एक्टिव करते हैं, याद रखना कभी भी हम टेंस नहीं चेंज करते हैं। टोटल 5 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं स्टूडेंट्स। एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका डिग्री का, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेंटेंस में जिसमें हम इंटरोगेटिव से, एफर्मेटिव से, असर्टिव से, एक्सक्लेमेटरी। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका सिंपल से कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, और चौथा ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पीच का, और 5वां ट्रांसफॉर्मेशन होता है वॉइस का। स्पीच को छोड़ दो, बाकी सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में टेंस नहीं चेंज होता है। फर्स्ट। सेकेंड, टेंस चेंज नहीं होने का मतलब क्या, टाइम नहीं चेंज होगा।
सेकेंड चीज, मीनिंग भी चेंज नहीं होती, और वो तो स्पीच में भी मीनिंग नहीं चेंज कर सकते आप। मीनिंग तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं चेंज होती है। ओके, तो अब जब भी एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करोगे तो टेंस नहीं चेंज करोगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी नहीं चेंज करोगे। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रखोगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखोगे, इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव रखोगे। फिर ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3 यूज होता है। वर्ब, मेन वर्ब में हमेशा V3 और ऑक्सिलरी वर्ब। और ध्यान रखना पैसिव वॉइस में कभी भी 3D यूज नहीं होता है, कभी भी नहीं यूज होगा। 3D का मतलब डू डज डिड। ओके, और ये तो पता ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। ऑल दिस इज बीइंग डन वेरी एफिशिएंटली एंड एट अ लो कॉस्ट। आपको पता है ये वाला जो है वेरी एफिशिएंटली एंड एट लो कॉस्ट, ये तो पक्का पक्का आएगा और वो लास्ट में ही आएगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट में लिख देती हूँ वेरी एफिशिएंटली एंड एट लो कॉस्ट। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमारा बेसिकली जो मुद्दा है वो ये वाला है, ऑल दिस इज बीइंग डन। अब यहाँ इज है, दिख रहा है, यहाँ ING है। अगर ING है तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पर भी ING लगेगा, डूइंग। तो डन का मैंने डूइंग बता दिया, और सिंस एक्टिव वॉइस में कभी बीइंग नहीं यूज होता है तो मैं बीइंग यहाँ पे यूज करूंगी नहीं। और ये प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट डाल दिया, इज डूइंग। अब सब्जेक्ट क्या डलेगा? अब सिंस इसमें सब्जेक्ट नहीं है, डन करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट अपने से डाल दो, दे डाल दो, पीपल डाल दो, वी मत डालना, दे, पीपल, कुछ अननोन सा सब्जेक्ट डाल दो, या एवरीबडी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवरीबडी इज डूइंग वेरी एफिशिएंटली एंड एट अ लो कॉस्ट। मगर यहाँ पे ऑल दिस मिसिंग है, तो आप क्या करोगे? सपोज मैं दे डाल रही हूँ तो दे डालोगे तो दे के साथ आर लगेगा, दे आर डूइंग ऑल दिस वेरी एफिशिएंटली एंड एट लो कॉस्ट। तो स्प्लिट वाइज अगर आप वॉइस को चेंज करोगे तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे वेरी एफिशिएंटली एंड एट लो कॉस्ट पहले ही लिख दिया, मेरा अपना जो फोकस है वो ऑल दिस इज बीइंग डन। अब बीइंग डन में ING आ गया तो ING का फिर यहाँ पे भी एक और ING लगेगा, मगर बीइंग नहीं लगेगा, डूइंग हो जाएगा। और प्रेजेंट है तो यहाँ इज लगा दो या आर लगा दो, सब्जेक्ट मिसिंग है, मिसिंग सब्जेक्ट लगा दो, और ऑल दिस यहाँ पे लगा दो, बात खत्म। सो वेरी इजी। ही वॉज डिलाइटेड टू सी द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम। तो लिखा है टू सी को जीरेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए। टू सी है इन्फिनेटिव फॉर्म, जो 2 + V1 को कहते हैं। ओके, तो ही वॉज डिलाइटेड एज इट इज लग जाएगा। अब यहाँ पे जीरेंट फॉर्म लगाना है। जीरेंट फॉर्म यानी सी का सीइंग होना चाहिए, बाकी सब द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई वर्ब आता है ना तो वो जीरेंट ही आता है। कोई भी प्रेपोजिशन ले लो, ऑन है, ठीक है, ऑफ है, फ्रॉम है। शी प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम ड्राउनिंग, फ्रॉम प्रेपोजिशन ड्राउनिंग V4। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। जीरेंट कर भी दिए सीइंग, मगर प्रेपोजिशन क्या होगा डिलाइट के बाद, तो मुश्किल हो जाएगी। तो खैर यहाँ पर एट होगा, ही वॉज डिलाइटेड एट सीइंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज किंगडम। नेक्स्ट, Michael Dell was the youngest man ever to head Fortune 500 Corporation. Michael Dell was the youngest man ever to head Fortune 500 Corporation. Change the degree. अब सिंपल सा लिखा चेंज द डिग्री, तो मैं यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज कर लेती हूँ। तो यंगेस्ट का कंपैरेटिव क्या होता है? यंगर होता है, और उसका जो मेजर की वर्ड है कंपैरेटिव डिग्री का वो क्या है? देन है। ओके, माइनर कीवर्ड क्या है? इसमें लिखा है द यंगेस्ट मैन, यानी इसके अलावा और कोई नहीं है यंगेस्ट, सिर्फ यही है माइकल डेल। तो एक और माइनर कीवर्ड है, वो है यंगर देन एनी अदर मैन। ओके, और यहाँ पर माइकल डेल लिख दो, वॉज लिख दो, द हटा दोगे क्योंकि द सुपरलेटिव डिग्री का कीवर्ड है। तो माइकल डेल वॉज यंगर देन एनी अदर मैन एवर। Michael Dell was younger than any other man ever to head Fortune 500. तो ये आपका comparative degree हो गया। I wasn't a bad doctor, add a question tag. तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन टैग का फंडा बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन टैग में आपका सिर्फ 3 कंपोनेंट आता है। पहला ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा प्रोनाउन, और तीसरा
क्वेश्चन मार्क, बस यही आता है। हाँ, बस एक और इसमें रूल ये है, अगर आपको स्टेटमेंट में नॉट दिखता है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। अगर स्टेटमेंट में आपको नॉट नजर नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन टैग में नॉट लगाओगे। तो स्टेटमेंट में नॉट तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं, स्टेटमेंट में नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट होगा। वेरी सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन टैग में अब नेक्स्ट चीज है कौन सा ऑक्सिव वर्ब लगता है। जो स्टेटमेंट में आपको ऑक्सिव वर्ब दिखता है वो ही क्वेश्चन टैग में चिपका दो, और जो स्टेटमेंट में आपको सब्जेक्ट दिखता है तो वो ही उसी का प्रोनाउन आप बना के क्वेश्चन टैग में लगा दो। अगर स्टेटमेंट में आपको टॉम दिखता है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। अगर स्टेटमेंट में आपको रमिता दिखता है तो शी होगा। वेरी सिंपल। और स्टेटमेंट में यदि आपको प्रोनाउन दिख रहा है तो वही प्रोनाउन चिपका दो। अब स्टेटमेंट में मुझे प्रोनाउन क्या दिख रहा है, आई, तो मैंने आई लगा दिया। कौन सा ऑक्सिव वर्ब दिख रहा है, वॉज, तो मैंने वॉज लगा दिया। अब यहाँ पे नॉट है तो मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाऊंगी और क्वेश्चन टैग वॉज आई। अब सपोज आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपको कोई भी ऑक्सिव वर्ब नहीं दिखता है, जैसे आई ईट, कोई ऑक्सिव वर्ब नहीं दिख रहा है, ऐसे केस में 3D लगा दोगे, 3D डू डज डिड। ओके, मगर टेंस नहीं चेंज करोगे। आई सेड टू हर डू हैव पेशेंस, वेरी इजी। अब ये स्पीच में चेंज करना है, डबल कोट दिखता है तो समझ जाओ ये डायरेक्ट स्पीच है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब डू हैव पेशेंस तो उसको बोल रहा है, एक तरह से ये माइल्ड ऑर्डर है, तो आपको क्या करना है, ये वाला चेंज लेकर आना है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और फिर यहाँ पर एक कनेक्टर डालना है, और वो कनेक्टर की वजह से ये जो कॉमा है डबल कोट से सारे हट जाएंगे, और फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज लेकर आना है। तो जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो आप 3 कॉम्पोनेंट्स में चेंजेस लेकर आते हो, रिपोर्टिंग वर्ब आई सेड टू हर, फिर एक कनेक्टर और दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच, तीसरा रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी टेंस या प्रोनाउन दोनों चेंज नहीं करोगे। ओके, आप सेड का आस रिक्वेस्ट ये सब कर सकते हो, मगर प्रोनाउन चेंज कुछ भी नहीं चेंज करोगे। यहाँ पर सिंस माइल्ड ऑर्डर है तो माइल्ड ऑर्डर के लिए हम आस भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही आस यूज होता है। ओके, फादर हमेशा अपने बेटे को ऑर्डर ही नहीं देता है, कभी कभी बोलते हैं कि भाई 1 गिलास पानी लेकर आ जाओ, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसा नहीं है, ऑर्डर है, एक तरह से माइल्ड ऑर्डर हम कह सकते हैं। तो ऐसे केस में हम आस्क्ड यूज कर सकते हैं, आई आस्क्ड हर। अब कनेक्टर इसमें क्या यूज करेंगे, प्रॉपर कनेक्टर नहीं यूज होगा, इंफिनिटिव यूज होगा। आई आस्क्ड हर टू हैव पेशेंस। ओके, फुल स्टॉप पुट करना मत भूलना, पेशेंस की स्पेलिंग गलत मत करना। Rewrite the following sentences after correcting the grammatical errors in each. There is too many people in the room. बहुत easy है, too many people है तो is का are हो जाएगा। और जब भी आपका सब्जेक्ट में there आता है तो याद रखना there को हम empty सब्जेक्ट कहते हैं, इसका कोई भी नंबर नहीं होता है, और there के बाद कोई verb आएगा तो उसके बाद क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका सही आंसर there are too many people। नेक्स्ट है I kept the box besides me। इसमें एरर है कि बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा। जब हम बिसाइड्स कहते हैं तो इसका मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, और बिसाइड कहते हैं तो बगल में, सिट बिसाइड मी, इस तरह से। नेक्स्ट है लेट देयर बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड आई, तो आई नहीं होगा, मी होगा। प्रेपोजिशन जो है उसके बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है क्योंकि ये सब्जेक्ट में आता है। ओके, वी वेंट सब्जेक्ट में आया। अब इसी सब्जेक्ट का वी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, अस होगा। तो अब आप ये तो नहीं बोल सकते हो अस वेंट। दे का क्या होगा ऑब्जेक्ट, देम। अब देम वेंट नहीं बोलोगे, वैसे आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। तो प्रेपोजिशन के बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो ये बिटवीन है, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आना चाहिए। डिड ही प्लेड द फर्स्ट मैच, अब इसमें क्या एरर है,
एक एरर होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर, जिसमें आप वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, खासकर मैं बोलती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, क्योंकि एडजस्टमेंट से हमें समझ में आता है कि वर्ब को हमें एडजस्ट करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक और होता है एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट, यानी दो वर्ब जब एक साथ आते हैं तो उनको भी आपस में एडजस्ट करना पड़ता है। अब जैसे अगर आप लिखते हो ही हैज़ गो, तो ये गलत है, क्योंकि हैज़ वर्ब है और ये गो वर्ब है, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है, इसलिए गलत है। सही क्या होगा, ही हैज़ गॉन। तो इसीलिए एक रूल आता है कि 3H के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो V3 हैड और बीन आएगा, तो ये होता है वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट। तो 3H में क्या है, ये हैज़ 3H का ही है, हैज़ हैव हैड, तो इसके बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो V3 हैड और बीन आएगा। वैसे ही 3D के इमीडिएटली बाद यदि कोई वर्ब आएगा तो V1 और हैव आएगा। ये एडजस्टमेंट होता है वर्ब वर्ब। एक और रूल बता दूं वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट का, मोडेल्स विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बाद यदि कोई वर्ब आता है तो V1 हैव और BE आता है। ओके, अब ये वाला देखते हैं, इसमें प्लेड नहीं होगा, प्ले होगा, क्योंकि वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट वाली बात है। अब आप बोलोगे मैम डिड और प्ले तो बहुत दूर में, तो कैसे एडजस्टमेंट होगा? ये सेंटेंस उल्टा है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है। इसको सीधा करोगे, अब हम इसको सीधा करते हैं, ही डिड प्लेड द फर्स्ट मैच। अब हमने इसको सीधा कर दिया। अब सीधा करोगे, आप देखो हमेशा चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट करो या वर्ब वर्ब एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट हमेशा सीधे स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अब सीधे स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि डिड के बाद क्या आ रहा है, V2 आ रहा है, जो कि गलत है। क्या होगा, प्ले होगा। ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन इंडियन सिनेमा। अब ये जो वन ऑफ द है ना, इससे बहुत एरर पूछा जाता है। मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। सपोज ये मैंने सेंटेंस दिया। अब इसमें पहला एरर इससे पूछता है, दूसरा एरर इससे, तीसरा एरर इससे और चौथा एरर इससे। सोचो एक ही स्ट्रक्चर है, अब इससे चार चार एरर पूछे जा सकते हैं। अब पहला एरर इससे देखेंगे कि बॉयज प्लूरल है। ये प्लूरल क्यों आया है, ऑफ की वजह से आया है। ऑफ दिखा रहा है कि बहुत सारे हैं। ओके, तो इसको क्या करते हैं, सिंगुलर कर देते हैं, जो यहाँ पर किया गया है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, यहाँ पर एस होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो द आया है, यहाँ पे द भी आ सकता है, माई भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है, देयर भी आ सकता है, दोज भी आ सकता है, मगर यहाँ पे आना तो चाहिए कुछ। कुछ का मतलब सिंगुलर नहीं, प्लूरल सारा आएगा। वन ऑफ द माई बॉयज, वन ऑफ हिज बॉयज, वन ऑफ देयर बॉयज, वन ऑफ दीज बॉयज, मतलब द छोड़ दो तो द के अलावा ये सब भी आ सकते हैं। ओके, मगर आएगा। अब एक एरर ये पूछता है कि इसको उड़ाई देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर वो एरर हो जाता है। तीसरा एरर जो पूछा जाता है वो वर्ब का, यहाँ पर हैज देख रहे हो ना, अब यहाँ पे हैव कर देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स को लगता है भाई बॉयज है तो बॉयज प्लूरल है तो यहाँ पे हैव होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये वर्ब है, वर्ब के पहले जो भी आ जाता है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाता है। तो वन ऑफ द बॉयज पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट इतने शब्दों का नहीं होगा, इसमें से इन शब्दों की भीड़ में सिर्फ एक ऐसा वर्ड होगा जो असली सब्जेक्ट होगा, और वो असली सब्जेक्ट हमेशा प्रेपोजिशन के पहले होता है। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के पहले क्या आया, वन, तो वन आपका असली सब्जेक्ट हुआ। ओके, अब वन सिंगुलर है तो हैज आया। अब वैसे ही ईच होगा तो ईच सिंगुलर होता है, हैज आएगा। अब सपोज नीदर हुआ, नीदर भी सिंगुलर मानते हैं, हैज आएगा। ईदर हुआ, हैज आएगा, मगर यदि बोथ हुआ तो हैव आएगा। ऑल हुआ तो हैव आएगा। गॉट इट? मगर ऑल में भी एक एक्सेप्शन है, वो मैं बाद में बताऊंगी। बट बाद में क्या, अभी मैं बता नहीं सकती हूँ। मगर ईच सिंगुलर, नीदर सिंगुलर, ईदर सिंगुलर, बोथ प्लूरल। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट है हिज। हमें पता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कोई प्रोनाउन एडजेक्टिव आएगा तो वो भी सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन एडजेक्टिव वो भी प्लूरल। वन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव वो भी सिंगुलर। अब एरर क्या करता है, देयर कर देता है, जो कि गलत। अब स्टूडेंट्स को लगता है भाई बॉयज है तो प्लूरल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, चेंज द बोल्ड वर्ड्स इनटू प्लूरल, ऑल्सो मेक नेसेसरी चेंजेस। यानी पहले तो जो वर्ड्स है बोल्ड किया हुआ उसको प्लूरल बना, उसके अलावा और भी कोई चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आप कर देना। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। अगर ये प्लूरल हो गया तो फिर वर्ब भी तो प्लूरल होगा। अब ये एस लग गया तो सिंगुलर है, याद रखना। वर्ब प्लूरल है, एस लगा दो, एस फॉर सिंगुलर।
वर्ब प्लूरल है, एस लगा दो, सिंगुलर। वर्ब प्लूरल है, एस लगा दो, सिंगुलर। तो जो भी वर्ब में लास्ट में एस आता है वो सारा सिंगुलर होता है, देख रहे हो, इज, वॉज, डज, हैज, एस आया, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, मगर सब्जेक्ट को हमने प्लूरल बना दिया, मदर्स इन लॉ, तो प्लूरल हो जाएगा, तो ओन्स की जगह ओन होगा। लाइफ ऑफ फ्लाई एंड अ मॉस्किटो इज रादर शॉर्ट, तो लाइफ है तो लाइफ का प्लूरल लाइव्स, फ्लाई का प्लूरल फ्लाइज, मॉस्किटो का प्लूरल मॉस्किटोज, ठीक है, OES, फाइन। अब मैंने देखो ये रहा वर्ब, वर्ब के पहले जो भी आ गया सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट कितना बड़ा है, इन शब्दों की भीड़ में असली सब्जेक्ट कौन सा होगा, प्रेपोजिशन के पहले, ऑफ के पहले प्रेपोजिशन आया, सॉरी प्रेपोजिशन के पहले, फाइन। तो प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ है, ऑफ के पहले क्या आया, लाइफ आया, और लाइफ क्या है, सिंगुलर है, अगर प्लूरल बना दिए तो प्लूरल वर्ब आर। तो स्टूडेंट्स याद रखना, सब्जेक्ट में बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, यदि सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन है और कई प्रेपोजिशन हो सकते हैं, तो पहला प्रेपोजिशन के पहले जो भी आ गया शब्द वो ही आपका असली सब्जेक्ट होगा। ही लॉस्ट अ टूथ, अब टूथ का प्लूरल क्या होगा, टीथ, टीथ होगा तो फिर ये हट जाएगा। गूस बिलोंग्स टू हिज वाइफ, गूस का प्लूरल क्या होता है, गीस, बिलोंग्स सिंगुलर है, एस लग गया ना तो सिंगुलर है, तो गीस प्लूरल हो गया, तो प्लूरल बना दो और एस हटा दो, तो ये सब। और हाँ एक और चीज, ये गीस प्लूरल हो गया, गीस प्लूरल हो गया तो दैट फिर नहीं लगेगा, क्योंकि दैट और दिस सिंगुलर होता है, दोज लगेगा, दोज गीस बिलोंग। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, तो लीफ है तो लीफ का प्लूरल लीव्स होता है, और फेल V2 है, V2 का कोई नंबर होता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और बाकी सारा ऐसे ही लिख देना। अब नेक्स्ट है मेक सेंटेंसेस विद, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फ्रेजल वर्ब इन सच अ वे दैट द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड इज क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो ये फ्रेजल वर्ब्स है, इसका तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। गिवन का मतलब फाइनली हार मान लेना या हाँ बोल देना, इसको कहते हैं। तो इंडिया विल नेवर गिव इन टू टेररिस्ट थ्रेट्स, इन टेररिस्ट थ्रेट्स के सामने हार नहीं मानेगा इंडिया। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना, ही कांट पुट अप विथ हर नॉनसेंस, उसके नॉनसेंस को वह टॉलरेट नहीं कर सकता। लुक डाउन ऑन, किसी को नीची नजर से देखना, द पुअर शुड नॉट बी लुक डाउन ऑन, ये पैसिव वॉइस है। एकदम सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो बेटर रहेगा, लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो रन इनटू का मतलब होता है कि अचानक कहीं पे पहुंच जाना, अचानक कहीं पे लैंड कर जाना, ओके। जैसे रन इनटू डेट भी बोल सकते हैं हम। कम अक्रॉस का मतलब होता है कि किसी से मिलना अचानक जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं किए हो, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 20AC08 पूरा का पूरा फिनिश हो गया है। मैंने प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं करवाया है क्योंकि अब टाइम नहीं है। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी वो 20AC09 से शुरू होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।